हाल ही में खासकर 2024 और 2025 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आखिरी रखवाले के तौर पर अपनी भूमिका को फिर से मजबूत किया है। इसने कई ऐसे बड़े फैसले दिए हैं जो लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों, मौलिक अधिकारों और कानून के राज से गहरे जुड़े हैं। ये फैसले सिर्फ लॉवी ऐलान नहीं है, वे भारत के शासन के तौर तरीकों और लोगों की आजादी की पवित्रता के बारे में खास बातें बताते हैं। कोर्ट ने सरकारी कामों और लॉवी उपायों की जांच करने में गजब की इच्छा दिखाई है, जिससे यह पक्का हो सके कि जवाबदेही और संवैधानिक नैतिकता देश के पब्लिक जीवन में सबसे ऊपर रहे। इस दौर को शायद ऐसे समय के तौर पर याद किया जाएगा जब न्यायपालिका ने देश के लोकतांत्रिक ताने बाने को नई चुनौतियों से बचाने के लिए जोरदार कदम उठाए। यह न्यायिक सक्रियता उन मामलों में खासकर देखी गई है जो राज्य की शक्ति और लोगों के अधिकारों के बीच के नाजुक संतुलन को छूते हैं। कोर्ट के दखल चुनावी पारदर्शिता से लेकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा तक कई मुद्दों पर फैले हुए हैं। इन मामलों पर मजबूत रुख अपनाकर न्यायपालिका ने यह साफ संदेश दिया है कि सुविधा संवैधानिक प्रक्रिया पर हावी नहीं हो सकती। इन ऐलानों ने इस बात को मजबूत किया है कि राज्य को कानून की सीमा में रहकर काम करना चाहिए, न कि उससे ऊपर उठकर। इस बढ़ती ताकत का सिविल सोसाइटी और लॉवी विशेषज्ञों ने सरकार की संभावित ज्यादती पर एक अहम रोक के तौर पर स्वागत किया है, जिससे सरकार की एक बराबर शाखा के तौर पर न्यायपालिका की स्थिति फिर से मजबूत हुई है। इस न्यायिक रुझान का सबसे अहम पहलू कमजोरों के अधिकारों की सुरक्षा पर इसका ध्यान रहा है। बिल्किस बानो मामले में दोषियों को दी गई माफी को खत्म करने का कोर्ट का फैसला जघन्य अपराधों के शिकार लोगों के लिए न्याय की एक जोरदार पुष्टि थी। इस फैसले ने इस बात पर जोर दिया कि माफी देने की प्रक्रिया मनमानी या बाहरी बातों से प्रभावित नहीं हो सकती। इसने इस बात पर जोर दिया कि कानून का राज सभी पर बराबर लागू होना चाहिए और राज्य का यह पवित्र कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों की रक्षा करे। इस मामले ने खासकर लैंगिक न्याय और मानवाधिकारों के प्रति कोर्ट की संवेदनशीलता को उजागर किया, जिससे यह पक्का हुआ कि निष्पक्षता और दया के सिद्धांतों को राजनीतिक लाभ के लिए बलिदान नहीं किया गया। इसके अलावा कोर्ट उन सिस्टम से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने से नहीं कतराया है जिन्होंने लंबे समय से भारतीय राजनीति को परेशान किया है। P.V. नरसिम्हा राव के समय के उस नियम को रद्द करके जो सांसदों और विधायकों को रिश्वतखोरी के लिए मुकदमे से छूट देता था, कोर्ट ने भ्रष्टाचार से राजनीतिक सिस्टम को साफ करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया। यह फैसला इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि कानून बनाने वाले खुद बनाए गए कानून से ऊपर नहीं है। यह इस बात पर जोर देता है कि संसदीय विशेष अधिकार का इस्तेमाल आपराधिक आचरण को बचाने के लिए नहीं किया जा सकता। यह साहसिक कदम और दूसरे कदमों के साथ एक ऐसी न्यायपालिका को दिखाता है जो सिर्फ लॉ की निष्क्रिय व्याख्या करने वाली नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र को गहरा करने और यह पक्का करने के चल रहे काम में एक सक्रिय भागीदार है कि उसके संस्थान उन लोगों के प्रति जवाबदेह रहें जिनकी वे सेवा करते हैं। एक ऐसे बड़े फैसले में जिसने भारत में राजनीतिक फंडिंग के तरीके को बदल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित कर दिया। 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि यह स्कीम नागरिकों के मौलिक जानने के अधिकार का उल्लंघन करती है, जो आर्टिकल 19(1)(a) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी का एक जरूरी हिस्सा है। कोर्ट ने तर्क दिया कि गुमनाम राजनीतिक दान लेन देन के समझौतों के लिए दरवाजा खोलते हैं और चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता को खत्म करते हैं। कंपनियों और लोगों को राजनीतिक पार्टियों को असीमित और अघोषित मात्रा में दान करने की इजाजत देकर इस स्कीम ने जानकारी में असंतुलन पैदा किया, जो एक स्वस्थ और सूचित लोकतंत्र के लिए हानिकारक था, जहां वोटर्स को नीति निर्माण पर संभावित प्रभावों के बारे में पता होना चाहिए। फैसले का असर तुरंत और दूरगामी था। कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो बॉन्ड जारी करने वाला अकेला अधिकृत बैंक है, को उनकी बिक्री रोकने और सभी लेन देन का पूरा विवरण भारत के चुनाव आयोग को सार्वजनिक करने के लिए देने का निर्देश दिया। यह निर्देश सरकार के दानकर्ता की गुमनामी के तर्क पर
पारदर्शिता के सिद्धांत की एक जोरदार पुष्टि थी। कोर्ट ने सरकार के इन दावों को बारीकी से खारिज कर दिया कि यह स्कीम काले धन को रोकने के लिए बनाई गई थी, यह बताते हुए कि इसने वास्तव में अपारदर्शिता को लॉवी जामा पहनाया था। इस फैसले को पारदर्शिता कार्यकर्ताओं और नागरिकों के लिए एक बड़ी जीत बताया गया, जिन्होंने लंबे समय से तर्क दिया था कि अपारदर्शी फंडिंग के तरीके देश में सिस्टम से जुड़े भ्रष्टाचार और क्रोनी कैपिटलिज्म की जड़ है। इस फैसले के सामाजिक और राजनीतिक नतीजे गहरे हैं। दानकर्ता और प्राप्तकर्ता डेटा के बाद के खुलासे ने कॉरपोरेट इंडिया और राजनीतिक प्रतिष्ठान के बीच जटिल संबंधों को उजागर किया, जिससे नागरिकों को राजनीतिक शक्ति के वित्तीय आधार की अभूतपूर्व जानकारी मिली। इसने व्यापक चुनावी वित्त सुधार की जरूरत पर एक राष्ट्रव्यापी बहस छेड़ दी है, जिससे यह मुद्दा हाशिए से पब्लिक चर्चा के केंद्र में आ गया है। इस न्यायिक हस्तक्षेप ने वोटर्स को अहम जानकारी दी है, जिससे वे ज्यादा सूचित विकल्प चुन सकें और राजनीतिक पार्टियों को उनके वित्तीय लेन देन के लिए जवाबदेह ठहरा सके। यह इस बात का प्रमाण है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और सभी नागरिकों के लिए सुलभ बनी रहे, सिर्फ अमीर और शक्तिशाली लोगों के लिए नहीं। यह सुनिश्चित करने में कोर्ट की भूमिका है। इस फैसले ने संविधान के बुनियादी मूल्यों को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को भी मजबूत किया। कोर्ट ने दानदाताओं के गोपनीयता के कथित अधिकार के खिलाफ जानकारी के अधिकार को सावधानी से संतुलित किया। आखिरकार यह निष्कर्ष निकाला कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक फंडिंग के बारे में पब्लिक का जानने का अधिकार दानदाता की गुमनामी की जरूरत से ज्यादा है। यह फैसला एक मजबूत संकेत देता है कि कोई भी लॉबी कार्रवाई, चाहे वह कितनी भी अच्छी नियत वाली क्यों न लगे, अगर वह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करती है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। इस प्रकार इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का पतन सिर्फ एक लॉवी जीत नहीं, बल्कि एक नैतिक जीत है, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की प्रधानता को फिर से स्थापित करती है। शायद हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए सबसे ज्यादा सामाजिक असर वाले हस्तक्षेपों में से एक बुलडोजर न्याय की प्रथा की इसकी स्पष्ट निंदा रही है। इस शब्द का मतलब संपत्ति के गैर लॉवी ढंग से तोड़ने से है, जो अक्सर उन लोगों की होती है जिन पर अपराधों का आरोप लगाया जाता है या विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेते हैं, बिना कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए। नवंबर 2024 में एक ऐतिहासिक फैसले में कोर्ट ने ऐसे कामों को अस्वीकार्य और मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन घोषित किया। इसने जोरदार ढंग से कहा कि नागरिकों की आवाज को उनकी संपत्ति तोड़ने की धमकी से दबाया नहीं जा सकता। यह कड़ी फटकार उन राज्य अधिकारियों पर निर्देशित थी जिन्होंने तेजी से दंडात्मक तोड़फोड़ को त्वरित सामूहिक सजा के एक रूप के तौर पर सहारा लिया था, जिससे सुनवाई और दोष सिद्धि की पूरी न्यायिक व्यवस्था को दरकिनार कर दिया गया था। इस पर आधारित होकर कोर्ट ने सितंबर 2024 में ऐसे मनमाने कामों को रोकने के लिए कड़े राष्ट्रव्यापी दिशा निर्देश तय किए। ये निर्देश अनिवार्य करते हैं कि कोई भी तोड़फोड़ मालिक या कब्जेदार को कम से कम 15 दिनों का लिखित नोटिस दिए बिना नहीं हो सकती। ये सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें अपनी बात कहने और लॉवी मदद लेने का अवसर मिले। अहम बात यह है कि कोर्ट ने व्यक्तिगत जवाबदेही के लिए एक तंत्र पेश किया, जिसमें कहा गया कि इन प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने वाले किसी भी जमीनी अधिकारी को पीड़ित को मुआवजा देने के लिए व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह ठहराया जाएगा। यह उपाय राज्य मशीनरी के आकस्मिक और अक्सर राजनीतिक रूप से प्रेरित उपयोग के खिलाफ एक मजबूत निवारक के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि सजा दी जा सके, यह सुनिश्चित करते हुए कि अधिकारी बुलडोजर चलाने से पहले 2 बार सोचें। कोर्ट का हस्तक्षेप खासकर उस संदर्भ में महत्वपूर्ण था जिसमें ये तोड़फोड़ हो रही थी। मानवाधिकार संगठनों, जिसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल भी शामिल है, ने बताया था कि ऐसी कार्रवाइयां अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर मुसलमानों को असमान रूप से निशाना बनाती थीं। अक्सर राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों के बाद तोड़ फोड़ को सिर्फ कानून व्यवस्था का उपाय नहीं,
बल्कि डराने और हाशिए पर धकेलने का एक उपकरण माना गया। दखल देकर सुप्रीम कोर्ट ने कानून के सामने समानता और भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा की संवैधानिक गारंटी को बरकरार रखा। इस फैसले को मानवाधिकारों के लिए एक बड़ी जीत बताया गया। यह फिर से पुष्टि करते हुए कि राज्य की शक्ति निरंकुश नहीं है और उसे संवैधानिक नैतिकता और लॉवी प्रक्रिया की कड़ी सीमाओं के भीतर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आखिरकार बुलडोजर न्याय पर कोर्ट का रुख कानून के राज का ही एक गहरा बचाव है। यह इस विचार को ही खत्म कर देता है कि कार्यपालिका जज, जूरी और जल्लाद के रूप में काम कर सकती है। ये फैसले शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को मजबूत करते हैं, जहां सिर्फ न्यायपालिका को ही निष्पक्ष सुनवाई के बाद अपराध तय करने और सजा तय करने का अधिकार है। आश्रय के अधिकार और उचित प्रक्रिया के अधिकार की रक्षा करके सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत नागरिक को राज्य की मनमानी शक्ति से बचाया है। फैसलों की यह श्रृंखला एक साफ और स्पष्ट संदेश देती है। भारत में न्याय कानून की अदालतों से आता है, बुलडोजर के बाल्टी से नहीं। यह सुनिश्चित करते हुए कि एक सभ्य समाज के मौलिक सिद्धांत संरक्षित रहे। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कई साहसिक और बदलाव लाने वाले फैसले दिए हैं, यह चुनौतियों से भरे एक जटिल परिदृश्य में आगे बढ़ना जारी रखता है। इनमें सबसे जरूरी है मामलों का लगातार बढ़ता बैकलॉग, जिसमें 2025 तक 80,000 से ज्यादा मामले समाधान का इंतजार कर रहे हैं। यह भारी बैकलॉग न सिर्फ न्याय में देरी करता है, बल्कि न्यायिक प्रणाली में पब्लिक के भरोसे को भी खत्म करता है। समय पर न्याय देने की कोर्ट की क्षमता इस संरचनात्मक मुद्दे से बुरी तरह प्रभावित होती है, जिसके लिए व्यापक प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक सुधारों की जरूरत है। हाई प्रोफाइल मामलों में अपने ऐतिहासिक फैसलों के बावजूद आम नागरिकों के लिए न्याय के लिए हर रोज का संघर्ष एक अहम चिंता का विषय बना हुआ है, जो संवैधानिक आदर्शों और देश भर के लाखों लोगों के लिए उनके जमीनी कार्यान्वयन के बीच के अंतर को उजागर करता है। इसके अलावा कोर्ट न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम के बीच लगातार एक नाजुक संतुलन बनाए रखता है, जबकि चुनावी बॉन्ड और बुलडोजर न्याय जैसे मामलों में इसके हस्तक्षेपों को संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए व्यापक रूप से सराहा गया है। न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के दायरे में ज्यादा दखल न देने के प्रति भी सचेत रहती है। इस सावधानी को कभी-कभी सरकार के प्रति सम्मान के रूप में गलत समझा जाता है, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता के बारे में पब्लिक बहस होती है। हालांकि कोर्ट का दृष्टिकोण अपनी संवैधानिक भूमिका की एक सूक्ष्म समझ को दर्शाता है, जो कानून की व्याख्या करना और अधिकारों की रक्षा करना है, बिना चुनी हुई सरकार के नीति निर्माण कार्यों को हड़पे, जिससे शक्तियों के पृथक्करण के अहम सिद्धांत को बनाए रखा जा सके। सामाजिक न्याय के मुद्दों पर कोर्ट के फैसले, जैसे कि राज्यों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के भीतर उपवर्गीकरण बनाने की अनुमति देना, एक प्रगतिशील और व्यावहारिक दृष्टिकोण दिखाते हैं। ये पहचान कर कि सकारात्मक कार्रवाई के फायदे इन समुदायों के सबसे वंचित लोगों तक पहुंचने चाहिए। कोर्ट समानता की ज्यादा ठोस सोच की ओर बढ़ा है। इसी तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर इसके फैसले ने आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक अधिकारों से जुड़े जटिल संवैधानिक सवालों को स्पष्ट किया। ये फैसले एक ऐसे कोर्ट को दिखाते हैं जो सिर्फ एक लॉवी मध्यस्थ नहीं है, बल्कि एक सामाजिक इंजीनियर भी है, जो कानून को एक विविध और जटिल समाज की बदलती जरूरतों के अनुरूप बनाने की कोशिश कर रहा है। ये सुनिश्चित करते हुए कि न्याय सिर्फ औपचारिक नहीं, बल्कि ठोस और परिवर्तनकारी भी हो। निष्कर्ष में 2024 से 2025 की अवधि में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्र के विवेक के रखवाले के तौर पर अपनी स्थिति को जोरदार ढंग से फिर से मजबूत किया है। मौलिक अधिकारों, राजनीतिक पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया की पूर्ण आवश्यकता पर अपने साहसिक फैसलों के जरिए इसने कार्यपालिका की ज्यादतियों के खिलाफ कानून के राज को मजबूत किया है। जबकि मामलों का बैकलॉग और न्यायिक संयम की पतली रेखा जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं, कोर्ट के हाल के न्याय शास्त्र का भारतीय समाज पर गहरा और सकारात्मक असर पड़ा है। इसने नागरिकों को सशक्त किया है, सत्ता को जवाबदेह ठहराया है और एक स्पष्ट संदेश दिया है कि भारतीय गणराज्य में
संविधान सर्वोच्च रहता है और न्याय चाहे कितना भी विलंबित क्यों न हो, आखिरकार शक्ति पर हावी होगा।